अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड दिस वन हियर। जनाब, बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा, इसलिए ढेरों दुआएं उन तमाम लोगों के लिए जिनके अहल खाना जो लोग ख़ुद हज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत कबूल करे, हमें भी बहुत जल्द ये सआदत नसीब करे और आलम इस्लाम और स्पेशली पाकिस्तान के लिए ज़रूर आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। वैसे तो दुनिया ओवरऑल भी, लेकिन हम एक गरीब मुल्क हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हमारे। बेशक बेशक, और बड़ी अच्छी बात आपने की है कि अपने लिए तो इंसान जाता ही इसलिए कि अपने लिए दुआ कर रहा होता है, लेकिन अपने मुल्क को ना भूलें और मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें, भरपूर दुआ करें, ताकि हम सारे जो हैं इकट्ठे आगे बढ़ें और कुछ बेहतरी हमारी ज़िंदगियों में ज़रूर आए। पता है क्या, वैसे तो तफरीक हुमा इतनी डिविजन्स इतनी ज़्यादा हैं, ये कुछ मौक़े हैं ना, इस पे हमें एक दूसरे के साथ तफरीक, डिविजन्स, दरारें भुलाकर सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, किसके आइडियोलॉजिकल हामी हैं, किसके नहीं हैं। बिल्कुल ये पसे पुश्त डाल देना चाहिए। और ये वैसे भी आम जिंदगी में भी ये चीज़ें पसे पुश्त ही होनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर नहीं करती इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ये मैटर नहीं करती। और हम अपने आप को ये छोटी छोटी तफरीक में, छोटी छोटी लड़ाइयों में, आर्ग्यूमेंट्स में अपने आप को कहाँ धकेल देते हैं और दुनिया कहाँ जा रही होती है। सारे मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करें और इस बात की दुआ करें कि पोलराइजेशन जो इस वक्त मुल्क में हुई है ये फ़ौरन ख़त्म हो। लेकिन ये दुआ तो करें, लेकिन कोशिश भी करें अपनी तरफ से। हाँ, और तो कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है, लीडर हमेशा वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, लोगों को तोड़ता नहीं है, क्योंकि टूट कर तो कोई भी कौम कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ये कुछ जुड़कर ही कर विजुअल्स सकती है। भी हम साथ दिखा रहे हैं आपको, मिना के, अराफात के। और ऑनेस्टली अब्दुल्ला, जब मैं देखती हूँ ना ये आज़मीन हज को, तो एक दिल में एक ऐसी चीज़ उठती है कि काश जल्दी से जल्दी हम भी यहाँ पहुँच सकें और हम भी हज कर सकें। और यकीनन मेरा ख्याल है कि जो भी ये विजुअल्स देख रहा होता है उसके दिल में यही दुआ उठती है। बिल्कुल। और रात आज़मीन ने मिना में क़याम किया है, इबादत, तिलावत और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहने के बाद फजर की नमाज के बाद हुज्जाज मैदान अराफात की तरफ रवाना हो गए हैं और 10 लाख से ज़ायद आज़मीन जो हैं ऑलमोस्ट इस मरतबा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। दिस इज़ यूनिक इन अ सेंस कि कोरोना वायरस आने के बाद पहली मरतबा है कि इस तरह से दुनिया के लिए दरवाजे खोले गए हैं। बेशक, और ये लाइव विजुअल्स बराह रास्त जो मनाजिर हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और खुतबा हज आपको बता दें कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर दिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर ज़्यादातर लोग तो अपने स्क्रीन्स पे या जिस डिवाइस से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो आई एम श्योर हम सारे कर रहे होंगे। अच्छा, एक तरफ ये मनाजिर हैं, दूसरी तरफ हमारे तमाम रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त अहबाब जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, उनकी जनाब चांद रात और उनकी ईद की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। आपको पता है गल्फ कंट्रीज़ में तो कल ईद है हमारी, इंशाल्लाह परसों ईद होगी। लेकिन ये दिन तो 2-4 बन ही जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जी हम सारे ही मिलके ईद कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर कि एक दिन पहले या एक दिन बाद में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार मैं जो कल विजुअल्स कुछ देख रही थी, मुझे एक हंसी इस वक्त इसलिए आ रही है क्योंकि दुख भी बहुत है कि वाकई इस बार लोगों के लिए ये फरीज़ा हज जो है, ये ईद पे कुर्बानी का, ये बहुत बहुत मुश्किल हो गया। इट्स एक्चुअली अ वेरी सीरियस थिंग कि आप करना भी चाहते हैं और आप कर सकते भी नहीं हैं, क्योंकि प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। हाँ। और हर किसी की यही कंप्लेंट थी। इनफैक्ट कल हम टीवी पे देख रहे थे, मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लिटरली खाली हैं। मतलब वाकई लोग जो हैं वो कतरा रहे हैं जाने से और कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोई हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से कोई सस्ता जानवर मिल जाए, बिकॉज इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो ये सारी सूरत हाल है, मंडियों की सूरत हाल एज एन अपडेट हमने आपको देनी है। लेकिन कल मैंने देखा कि शदीद बारिश थी शाम से रात गए तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं बहुत तेज़ और कहीं हल्की भी हो रही थी, तो मुसलसल हो रही थी। हाँ। बात यह है कि वो तेज़ और हल्की तो हो रही थी, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा मैंने कल जानवर ट्रांसपोर्ट होता हुआ देखा मंडियों से, लोग लाइक घरों की तरफ। सो अपनी नेबरहुड में मैंने काफ़ी जानवर देखे। बल्कि कल हमने बड़ा ही एक फ़नी सिचुएशन भी देखी कि एक पिकअप जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी, जिसके आगे कोई घोड़ा लगा देना चाहिए था, उसमें 3 बड़े तंदुरुस्त किस्म के बकरे जा रहे थे माशाल्लाह। और हमने ये पूछ लिया खिड़की नीचे करके अपनी गाड़ी की कि भाई ये भैया कितने के हैं, तो उसने कहा जी 2-10 के। तो 2,10,000 के 3 जानवर जा रहे थे। वो जिस
बलीला में जा रहे थे, जिस पिकअप में जा रहे थे, उससे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वो महंगे वो बकरे हैं। अच्छा, तो ये सूरत हाल रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। खैर, ये सूरत हाल तो मंडी की है, हमारे ज़रा सिंक आउट चल रहे हैं आज हम, ठीक है। तो अभी ज़रा हम वापस ज़रा, अगर आप बारिश, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन अभी वापस ज़रा हम पानी की सूरत हाल दिखा दें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। तो उस पर थोड़ी सी हमने कॉमेंट्री करनी है कि ओवरऑल सिंध हुकूमत की खुशकिस्मती भी रही है और निस्बतन बेहतर इंतजाम भी रहे हैं कि उस तरह से क्लाउड बर्स्ट वाली सूरत हाल नहीं हुई है। क्लाउड बर्स्ट वाली सूरत हाल भी नहीं रही और कुछ काम हुआ भी। अब ऑब्वियसली कंप्लेन करने बैठे हैं तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, मतलब वो तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही जीरो है, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, क्योंकि वो तबाहियां हमने नहीं देखी जो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं। एंड वी कैन टेल कि जिन जगहों पे तो डेफिनेटली पानी खड़ा होता था वहाँ भी कुछ काम हुआ है। एंड ऑफ कोर्स हेल्प्ड बाय द फैक्ट कि बारिश भी उस तरह नहीं हुई। भी उस मतलब बारिश हुई है, मुसलसल हुई है, लेकिन वो जो 1 घंटे में 88 मिलीमीटर या 85 मिलीमीटर बारिश होना है ना, असल में तबाही वो लाता है सिलसिला। सो उस तरीके से बचत हुई है। दूसरा ये कि बिजली की तरसील का निज़ाम भी निस्बतन बेहतर रहा है। मतलब पहले एक बूंद भी पड़ती थी तो पूरा शहर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इलाका अंधेरे में डूब जाता था। अभी हमने अपने कॉलीग से भी पूछा, सो निस्बतन सूरत हाल बेहतर रही है और ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स सबक हासिल करना चाहिए ना। आपको वैसे एक एग्जांपल दे दें कि सरजानी में काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि बहुत बारिश हुई है, 65 मिलीमीटर 65 मिलीमीटर सरजानी में रिकॉर्ड की गई है। नहीं है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी लाइट जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं और मुतादिद फीडर्स ट्रिप हुए कल की बारिश के बावजूद। उनको ठीक करने की एक रिवायती सा मैसेज आता है ना कि की तरफ से कि कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश भी तभी शुरू होती है जब बारिश रुकती है या पानी उतरता है। तो इसलिए ये कहना, ये असेस करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। बहुत जगह बेहतरी भी है और बहुत जगह बिल्कुल जैसे कोई काम ही ना हुआ हो, तो बड़ा हैंड इन हैंड सिचुएशन चल रही है। अ लॉट मोर वर्क नीड्स टू बी डन इन दिस सिटी। मतलब ये तो काम डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन ये तो इमरजेंसी बेसिस पे और तसलसल के साथ होना चाहिए। बेशक जब बारिश हो रही हो ना हो रही हो, अच्छे दिनों में भी ये काम चलता रहे, बिकॉज अगले साल भी तो। अच्छा, कराची की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ना तस्वीरें अपडेट कर रही थी कि जनाब ये वाला अंडरपास भी पानी से इसमें से निकाल दिया गया है, उसमें से भी निकाल दिया गया है। मतलब आप कॉमन सेंस को मलूज़ खातिर रखते हुए, ज़रा सामने रखते हुए सोचें कि कैसे ये अंडरपास बन गए विदाउट अ ड्रेनेज सिस्टम इन देम। मतलब ये कोई अकल मानती है कि किस सिविल इंजीनियर ने ये अंडरपास कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डिज़ाइन कर दिए, अप्रूव हो गए, तामीर हो गई, व्हेन देयर इज एब्सोल्युटली नो ड्रेनेज सिस्टम इन देम। और किसी ने सवाल भी नहीं किया। मतलब लिटरली वो होता है ना, बड़े टीयर्स होते हैं जहाँ से चेक होके चीज़ जाती है, किसी ने कुछ नहीं किया। एनीवे, आज के क्या सूरत हाल है, आज उनीबा किधर हैं, क्योंकि वो रोज़ हमें रिपोर्ट भी करी है, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह ढूंढ लेती हैं कराची में। उनीबा, क्या हाल है, किधर हैं? मैं वहीं पर हूँ जहाँ कल थी, एयरपोर्ट के इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। सुबह सवेरे बहुत जल्दी आपका मॉर्निंग शो होता है तो मुझे जल्दी जल्दी यहीं पे पहुँचना पड़ता है। तो आज क्या सिचुएशन है, आज यही है कि आज भी बारिश का इम्कान है और अभी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा हब्स है, बहुत ज़्यादा हब्स है। अगर टेम्परेचर 30 है तो फील लाइक जो मतलब दर्जा महसूस करने की शिद्दत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। आसमान बादलों से भरा हुआ है और अच्छी बारिश का इम्कान है। हमें तो ये भी बताया गया है जो मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं वो कहते हैं कि आज जो शिद्दत होगी बारिश की वो कल के मुकाबले में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मानसून हवाएँ मुसलसल सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल हो रही है और एक और मानसून सिस्टम है जो कच्छ के रास्ते बहरे अरब में आएगा और खलीज बंगाल से उसे कंटिन्यूसली मॉइस्चर की सपोर्ट भी रहेगी, तो उसकी भी वजह से बारिशों में शिद्दत आ जाएगी और 9 जुलाई तक कराची में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद तो यही लग रही है क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड कंडीशन देखी जाती है कि जितनी ज़्यादा गर्मी और हब्स होता है उतनी ही बारिश शिद्दत की होती है, तो आज भी यही चांसेस है। अच्छा, हम सोच रहे थे कि कल चले, ज़ोरों की बारिश हो गई है, ज़रा शाम से मगरिब से पहले जो सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो रात गए तक जारी रहा, तो आज थोड़ा रिलीफ मिलेगा। मतलब ये बारिश हमें ब्रेक देने के लिए तैयार नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईद सर पे है ना, बहुत से लोगों के कामकाज होते हैं, जानवर की ख़रीदारी होती है, जानवर लोगों के लिए रखना मुश्किल होता है इन संगीन मौसमी हालात में एट द सेम टाइम। रीवा, आवाज़ आ रही है आपको?
हमारा ज़रा राब्ता हो गया है मुनक़ता। जी जी अब्दुल्ला आवाज़ आ रही है? अच्छा नहीं आ रही है। मैंने कहा कल हम तवक्को कर रहे थे कि आज ज़रा बारिश से ब्रेक मिलेगी, लेकिन अपेरेंटली आज भी आप हमें यही प्रेडिक्शंस बता रही हैं कि बारिश से आज भी ब्रेक नहीं मिलेगी और गालिबन ये सिलसिला ईद के दिनों तक जारी रहेगा। इसलिए हमें अपने जानवरों के लिए, अगर हम इस इंतज़ार में हैं कि मौसम खुलेगा और हम तब कुर्बानी के जानवर लाएंगे, तो उस इंतज़ार में हम ना बैठें और इंतज़ाम एज एन टेंट वगैरह लगा लें कोई। जी अब्दुल्ला, अभी जो बारिश का सिलसिला है ये 10 जुलाई तक इसके असरात कराची में रहेंगे। फिर जुलाई के महीने में बैक टू बैक खलीज बंगाल में सिस्टम बन रहे हैं जो एक के बाद दूसरे आएंगे, और जो मानसून की जो शिद्दत हम देखेंगे वो जुलाई के जो पूरा महीना है इसमें हमें बताया गया था कि ज़्यादा होगी, और हम देख भी रहे हैं कि वो शिद्दत ज़्यादा है। कराची में शुक्र है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हम शिद्दत नहीं देख रहे। कल आप अभी बात भी कर रहे थे क्लाउड बर्स्ट की, तो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से ये दावा किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन फिर हमने जब मेट ऑफिस से रब्ता किया तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे रीजन में जो क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है वो ये है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाती है तो ये क्लाउड बर्स्ट है। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था 68 समथिंग वहाँ पे जो बारिश हुई है सुरजानी में, तो थोड़े बहुत मसाइल रहे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी सिचुएशन रही। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये एयरपोर्ट का इलाका है, यहाँ तकरीबन 14 मिलीमीटर बारिश हुई, मुसलसल बारिश हुई, और वो वाली बारिश थी जिसको आप इंजॉय कर सके, जिसमें आपको डर ना लगे, तेज़ हवाएं ना हो। हाँ, वो तेज़ नहीं हो रही थी ना बारिश, तो वो ज़रा सूरत हाल हम सब ने भी इंजॉय की, लेकिन जहाँ जहाँ तेज़ बारिश हुई वहाँ मसाइल भी हुए, वहाँ पानी भी जमा हुआ और वहाँ बिजली भी गई। एक्चुअली अगर आपको नुकसान की बहुत बहुत शुक्रिया उनीबा, हमें आप अपडेट कर रही हैं रोज़ और थोड़ा सा आप इंजॉय भी कर लेती हैं मौसम को, बड़ी अच्छी जगह आप ढूंढ रही हैं। लेकिन अगर बात करें नुकसान की, तो मेरा ख्याल है कि बारिशों से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बलूचिस्तान के अवाम को उठाना पड़ा है, जहाँ अमवात की तादाद आपको बताया है कि 54 हो गई है, और किला सैफुल्ला में बना एक तंगी डैम जो है वो टूटने से कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, और पाक अफगान सरहदी देहात की राब्ता सड़कें जो हैं वो तो बिल्कुल ही बह गई हैं, वो तो दे आर एक्चुअली नो वेयर टू बी सीन। और बहुत से और जगह हैं जहाँ छोटे छोटे डैम्स जो बने हुए थे उनमें, जिनको कहते हैं ना अब्दुल्ला, दरारें आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, तो वो भी बड़े ही परेशान कुन हालात हैं, क्योंकि इन पर अगर मज़ीद बारिश हुई तो वो प्रॉपर तरीके से वो खत्म हो जाएंगे। हम जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। भाई जो हुकाम है वो तो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सूरत हाल कितनी ख़राब है, कि क्या वाकई मुल्क भर से लोगों की मदद और रिलीफ फंड्स और रिलीफ सामान की ज़रूरत है बलूचिस्तान में हमारे लोगों को। हम जानते हैं फ़राह अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया फ़राह साहिबा। फ़राह साहिबा, हालिया बारिशों में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, काफ़ी नुकसानात की इत्तलात हैं। सो आपकी हुकूमत ने कुछ असेस किया है कि ओवरऑल सूबे में क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं कुछ डिटेल मानसून के हवाले से आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि ये सिलसिला जो प्री मानसून का था वो 13 जून से स्टार्ट हुआ, और ये स्पेल जो है वो अभी तक जारी है। जो प्रॉपर एक मानसून का सीज़न था वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू होना था। अब जो टोटल नंबर्स ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं प्री मानसून से लेके अब तक वो अराउंड 49 हैं, और इंजर्ड जो हैं वो अराउंड 48 हैं। इस तरीके से जो अभी तक घर जो डैमेज हुए हैं वो 353, और इसके साथ साथ जो लाइव स्टॉक हैं वो 436। थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट फराजीम शाह साहिबा। अब इन बारिशों से मुतालिक पहले से पेश गोई थी, एक फोरकास्ट ऑलरेडी मौजूद था, उसके बावजूद कहीं सैलाबी सूरत हाल हमने देखी है, और कहीं सड़कें जो हैं वो टूट भी गई हैं, डूब भी गई हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो हुकूमत की तैयारी क्यों नज़र नहीं आई? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से आपको पता है कि मौजूदा जो हुकूमत है बलूचिस्तान में, उसे अपनी ज़िम्मेदारी संभाले हुए अभी चंद माह हुए हैं, तो पिछले हुकूमत की जो नालायकी है वो हम अपने सर पर तो नहीं लेंगे, लेकिन इस हुकूमत ने बहुत ऐसे प्लान्स जो है वो मुरतब दिए थे, जिसकी वजह से जो नुकसानात हैं इससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकते थे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि तजावुज़ात के हवाले से चीफ मिनिस्टर ने बड़ी सख्ती से एक्शन लिया है कि अब जो भी इसके ज़िम्मेदारान होंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से जो अवेयरनेस कैंपेन इस हुकूमत ने
शुरू की है वो भी देखें, ये जो इस किस्म के इक़दामात हैं ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। हमें समझ में नहीं आती कि ये पिछली हुकूमतें क्या कर रही थीं। तो अब ये 8 महीने हुए हैं कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली हैं और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि जब अगला मॉनसून आएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि यकीन है कि ये अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू और ये जो एनक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, जब हम इस पे काबू पा लेंगे तो नुकसानात जो हैं बहुत कम होंगे। मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया क्योंकि बलूचिस्तान में, या तो मैं कंफ्यूज हूँ, इस हिसाब से हुकूमतें बदलती हैं या लोग बदलते हैं। इनफैक्ट हुकूमतें तो नहीं बदलती, BAP की हुकूमत थी, लोग तो इत्तेहादी बस बदले हैं। आई वंडर कि अब हाउ आर यू लाइक सेइंग के नई हुकूमत। अब खैर फरा साहिबा, अब इत्तलात ये हैं कि एक बड़ा सिस्टम फिर मौजूद है और मज़ीद भी आएगा। तो क्या कुछ आप लोगों ने बंदोबस्त कर लिया अगर इस कशमकश से निकल गए हैं कि नई हुकूमत है या पुरानी हुकूमत है आपकी? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से प्रॉपर प्लान जो है वो पहले भी तैयार किया गया था, लेकिन मैंने आपके सामने जो 2-3 बहुत अहम वजूहात रखी कि ये जो टोटल नंबर्स ऑफ़ कैजुअलिटीज़ जो ज़्यादा सामने आई हैं और डैमेजेस जो सामने आई हैं, उनकी दो तीन बड़े अहम रीज़न थे जिस पे काबू पाने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान बर वक्त कार्रवाई भी कर रही है और प्रॉपर प्लान भी, फ्यूचर प्लान भी तैयार कर रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अहम जो एक बात है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि जैसे कल ही चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने भी यकीन दहानी करवाई है कि जिस किस्म की भी सपोर्ट बलूचिस्तान को चाहिए होगी वो सपोर्ट करेंगे। देखें, जब बजट पेश हो रहा था, फेडरल बजट पेश हो रहा था, चीफ मिनिस्टर पर्सनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, क्योंकि देखें रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन आबादी हमारी वाकई में बहुत कम है, लेकिन आबादी दूर दूर तक फैली हुई है और जो हमारा बजट होता है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत हद तक लग जाता है। तो हमारे जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो हमारे पास ना होने के बराबर रह जाते हैं। तो बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो फेडरल की जानिब से बहुत ज़रूरी है और बलूचिस्तान के बजट में शेयर में इजाफा बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका फरा साहिबा। आई होप कि ज़रा कुछ बेहतरी आए बलूचिस्तान के हमारे बहन भाइयों की ज़िंदगी में, क्योंकि बारिशें जो है ना, ये सिलसिला अभी रुका नहीं है और आपको जिस तरह बताया कि बलूचिस्तान में तो एक नया सिस्टम जो है वो एंटर कर रहा है और बाकी सिंध का सबसे ज़्यादा नुकसान भी बलूचिस्तान में ही हुआ है। एक टॉपिक एट हैंड जो गुज़श्ता कुछ दिनों से सरफेस पे आया और उसके बाद इस पर भरपूर सैर हासिल गुफ्तगू भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रही है। शुरू में तो लिटरली हमें 1-2 दिन ना ये डाइजेस्ट करने में लग गए कि ये लोग इंसान कहलाने के भी लायक हैं। मतलब लिटरली मैं कहता हूँ जानवरों की तज़लील होगी अगर हम इस किस्म के इंसानों को जानवरों से तशबीह दें। ना सिर्फ ये, और जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं जहाँ ये लोगों के फैसले करते हैं, मतलब अब किनको बिठा रहे हैं आप उन पोजीशन पे, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। आपको ज़रा बैकग्राउंड भी दे दें कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जिनसी हरासानी के संगीन इल्ज़ामात की वजह से मुश्किल में आ गए हैं। और वैसे मुश्किल में इन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब इनकी वीडियोस आई थी। जब वीडियोस आई थी तो तब भी खैर वो मुश्किल लेकिन में थे, कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये वीडियोस आ गई हैं, अब हम इनको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, सियासी मुखालिफिन एटसेट्रा पे केस बनवाएंगे, अपने केसेस खत्म करवाएंगे। पूरी डिटेल में बताते हैं ना। तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर इल्ज़ाम है कि बतौर चेयरमैन नैब और सरबराह लापता अफराद कमीशन उन्होंने अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किया। नाज़रीन को याद होगा कि ये वही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं, जस्टिस जावेद इकबाल हैं जिनकी 3 साल पहले एक वीडियो लीक हुई थी जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें वो एक खातून तैयबा गुल को हरासा कर रहे थे। लेकिन 3 साल तक, कैन यू इमेजिन, 3 साल तक ये मामला जो था वो दबा रहा। वीडियो बाहर आ चुकी है लेकिन मामला दबा दिया है और अब मुतासरा खातून तैयबा गुल एक बार फिर मंजर आम पर आई हैं और उन्होंने ना सिर्फ जावेद इकबाल बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक भी हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। मुतासरा खातून तैयबा गुल के इल्ज़ामात इंतहाई शदीद नौयत के हैं और उनके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की के कहने पर उन्हें 1.25 महीने तक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हब्से बेजा में रखा गया, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन नैब की हिरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया नहीं गई तो अगले ही दिन उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इस मामले को फिलफौर आला सतह की तहकीकात करके हल किया जाए। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, सुनिए ज़रा उनकी ज़ुबानी।
उनका कोई DHM में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे, तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। हमें कॉल PM हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया है। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा, उस वक़्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा। मतलब बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। आपका किस सतह का गिरा होना इंसान की हैसियत के हिसाब से ज़रूरी है कि आप एक विक्टिम को बुलाते हैं, रखते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं एक स्कीम के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, और उसके बाद नारे हम कुछ और लगाते हैं और करतूत हमारे कुछ और हैं। तैयबा गुल ने इमरान खान और जावेद इकबाल के अलावा और भी कई बाय द वे किरदारों के नाम लिए हैं और कहा नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम के सामने उनका दुपट्टा खींचा गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनकी वीडियो बनाई गई जो बाद में ये लोग उनके शौहर को दिखाते थे। मतलब खुदा की कसम मतली हो रही है, ये बातें सुनकर भी हो रही थी, ये बातें दोहरा कर भी हो रही है। मतलब क्या बनना क्या है। और जब वो शौहर से मिलने जाती थी तो इमरान डोगर उन्हें धमकियां देता था। तर्जुमान नैब जो हैं वो नवाजिश ने झंग आकर उनसे कहा कि चेयरमैन नैब से सुलह कर लें। अब उसको किया जा रहा है कि अब आप उसके साथ सुलह करें और बेसिकली सुलह का मतलब होता है खामोश हो जाएं। और उन्हें पंजाब के कई अजला से पुलिस की कॉल्स आने लगीं तो उन्होंने तंग आकर जावेद इकबाल की वीडियोज़ के स्क्रीनशॉट के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जो कि आपको याद ही है वो जो पोर्टल था जिसमें पूरी पब्लिक जो है वो अपनी जो भी शिकायत होती थी और उनकी हल भी की जाती थी। बट ये भी उन्होंने उधर ही किया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो भी इल्ज़ाम लगाया दुरुस्त लगाया, चाहे तो ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक करा ले, ये उनका कहना है। अच्छा, तैयबा गुल ने अपनी वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी तस्करा कर दिया था, साबिक़ वज़ीर आज़म से। सिर्फ तैयबा गुल ही नहीं, एक और मामला सुनिए। लापता अफराद के मामले पर इंतहाई मौसर आवाज़ आमना मसूद जंजुआ ने भी जावेद इकबाल से मुताल्लिक़ कुछ इसी किस्म की कहानी, मतलब ये एक कहानी नहीं है, ये काफ़ी है। मेरा एक जो फैमिली है, एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आकर रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब आप किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को। इस इशू पे मजीद बात ही नहीं करते। इसका मतलब है ये कमीशन जो है ये यूजलेस है। I'm sorry, we've never used these terms on TV, but ये कौन सी ठरक है जो सेटल ही नहीं हो रही है इस उम्र में भी, और ये कौन सी आगे जो बुझ के ही नहीं पा रही है। और हम तो ये भी थोड़ा सा हम पीछे जा रहे थे, हम लिटरली साइको एनालिसिस कर रहे थे कि या ये लोग किस तरह इन ओहदों पे पहुंच जाते हैं। क्या ये हमेशा से ये होते हैं या चूंकि वो एक पावर ऑफ दैट सीट होती है जो इनको ये बना देती है। मतलब वी आर इन शॉक एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आई थिंक वी विल हैव टू गेट अ साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकी जो कि हमारे मुल्क में अब रैम्पेंट होती जा रही है। पता है, आई वाज स्पीकिंग टू माय मदर और सभी लोग परेशान हैं इस पे, और अम्मी कह रही थी कि मतलब ये कैसे, मतलब एक आम औरत को इस मुल्क में जिसने सारी उम्र जो पोते पोतियों नवासियों वाली हो, शी इज अनएबल टू डाइजेस्ट इट। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया होगा ना। मतलब इतनी शर्मनाक ये बात है कि आप फैमिली में बैठ के आप बात कर रहे हो और डिस्कशन तो करनी है क्योंकि ये हो रहा है। व्हाई शुड वी ब्रश इट अंडर द कारपेट? नेम एंड शेम करना बहुत ज़रूरी है। और इस खातून ने, तैयबा गुल की बात करें तो ये कोई हुकूमती भी नहीं बात बनती कि जी इस हुकूमत की बात है या उस हुकूमत। इसने बहुत पहले ये बात कर दी थी
जिसको छुपाया गया था, जिसको दबाया गया था, और अब ये वीडियोस चलती रही हैं, मतलब ये वीडियोस आई हैं, उसके बाद हश हश हो गया, सर तपा और पता नहीं क्या क्या डायलॉगों के साथ ये वीडियो चलती रही है। और दूसरी बात यह है कि ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी पहुंच गया है। मुतासरा खातून तैयबा गुल ने अपनी डीजी नैब लाहौर के दफ्तर में कपड़े उतरवाए जाने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। तैयबा गुल के मुताबिक जावेद इकबाल ने फ़ोन करके अपने फ्लैट पर बार बार बुलाया, ये भी कहा कि नैब में मुश्किल होता है, मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। बार बार फ़ोन करने से मना किया तो जावेद इकबाल नाराज़ हो गए। वो ठीक है जी, कहते थे कि 1 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, और कर भी दी वैसे तो। और चेयरमैन नूर आलम खान ने जिनसी हरासानी के वाक़यात की जवाबदही के लिए जावेद इकबाल को PSC में तलब किया, लेकिन वो कल पेश नहीं हुए हैं। चेयरमैन नूर आलम खान ने लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश भी उन्हें कर दी है। कहा कि अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, जिसके बाद साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकने लगी है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ना, पूरा इंजीनियरिंग, मतलब कल परसों जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो फवाद चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह के केस के बारे में जो इंकशाफात किए, और वो अब मुख्तलिफ लोगों को ट्विटर पे कहते फिर पूरा प्रोग्राम देखें, मतलब पूरा प्रोग्राम देखने के बाद ही हम ज़रा चौंक गए। और उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो वज़ीर हैं शहरियार आफरीदी, वो जिस तरह से कस्में उठाते थे उनको नहीं उठानी चाहिए थी, और ये सारा मामला बिल्कुल ही उनकी नज़र में बोगस था, जिसकी वो खुद भी मुखालफत करते रहे। और फिर नैब की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मतलब कितने ही केसेस बने और फिर वो केसेस कोर्ट्स में जाके प्रूव नहीं हो सके और उसके बाद रिहाई मिल गई, लेकिन उन लोगों की रेपुटेशन खाक में मिल गई, उन लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई, उनके अहल खाना की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई। अभी लाहौर में मुझे पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा आसिफ हाशमी साहब वो मिले, वैसे ही मुझे नज़र आ गया किसी मार्ट में। मैंने कहा आसिफ साहब किधर गायब थे, आप तो अंदर नहीं थे। मतलब ये उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला साहब 2 साल से अंदर था, लेकिन हाई कोर्ट ने बिलाखिर बरी कर दिया, नैब ने केस बनाया हुआ था। नैब ने केस बनाया हुआ था, मतलब ये किस चीज़ के लिए ये यूज़ हो रहा था ये इदारा? उनके मुताबिक हाई कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल के बाद जब केस उनको रिहा किया और सब कुछ हुआ, तो मतलब लोगों की ज़िंदगियां किस तरह से मुतासर हुई हैं इस सारे सर्कल, इस विशियस साइकिल की वजह से। और उसके बाद फिर वापस निकल के कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर लिया। अब आपके कहने का ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्हाट डज दैट इवन मीन? अच्छा, इसके तैयबा गुल वाले मामले पे तो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि दिल तो चाह रहा है कि बहुत कुछ कहो, लेकिन लोग अब इस पे भी तकलीफ करते हैं कि आपने क्यों कह दिया। भाई, जो बात हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए या फिर उसके रिएक्शन पे। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि डोंट शूट द मैसेंजर। जो बात हुई है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उस पर अपना ओपिनियन फॉर्म करें, रादर देन कौन उसको आगे लेके आए। और पता है क्या, फिर अफसोस ये होता है, एक बड़ा ओहदा, फिर दूसरा बड़ा ओहदा, फिर कोई तीसरा, मतलब कोई ना कोई चीज़ तैयार रहती है ऐसे लोगों के लिए हमारे माशरे में भी। हम ब्रेक ले रहे हैं, हमने खबर जो है वो आपके सामने है, एक एक पहलू आपके सामने है। अब नाउ यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक सम एजुकेटेड ओपिनियंस। ईद कुर्बा में अब रह गए हैं सिर्फ 2 दिन, ठीक है, और जानवरों की खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है, टुक टुक हो रही है। वो बड़ी स्लो पेस पे चल रही है, लेकिन चल रही है। कीमतों ने सर्टनली मुश्किल में डाल दिया है, और घंटों खारी के बावजूद बाज़ खरीदार तो खाली हाथ लौट रहे हैं, बाज़ों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जो छोटी मंडियाँ हैं ना, और जो छोटे व्यापार हैं जो इर्द गिर्द आपको अपने घरों, अपनी लोकेलिटीज़, अपनी विसिनिटी में ही नज़र आते हैं, उनसे अच्छा, महंगाई तो है और साथ फिर आपको पता है वो लंपी स्किन डिजीज़, तो लोग ज़रा उससे भी मोहतात हैं कि करना क्या है। फिर जानवर पहले तो चेक करवाएं कि इसको लंपी स्किन डिजीज़ नहीं है, उसके बाद जो जिसको नहीं है उसकी प्राइस कुछ और है। वो मेरा बकरा एक बीमार था ना, आपको पता है, उसको भी लम्प्स कुछ महसूस हो रहे थे, लेकिन उसको लंपी स्किन नहीं निकली, उसको एलर्जी थी, उसको एंटी एलर्जी का इंजेक्शन दिया, वो ठीक हो गया। अब उसको एक एंटी एलर्जी सिरप चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह उस बकरे की रान जो है ना मैं आपको भेजूंगा। वो उस रान के साथ जो मैं आपके साथ करूँगी वो बाद में बात हम करेंगे। खैर एनीवे, ये तो मजाक हमारा चलता ही रहेगा। लेकिन मंडियों का क्या हाल है, लोग क्या फील कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, नहीं ख़रीद रहे, और ख़ासतौर पे बेचने वाले जो हैं, जो आए हुए हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल वैसे हुई है। बिकॉज इतना 1 साल उन्होंने ये सारे जानवर जो हैं उनकी टेक केयर की, उनको पाला, और फिर आगे से कोई ग्राहक ना मिले, तो ये भी एक मुश्किल बात है। कोहाट से यासिर शाह हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मुल्क भर की तरह कोहाट में भी सरकारी माल मवेशी लगी हुई है, मगर इस साल जानवर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोग बहुत कम तादाद में जो सरकारी जो माल मवेशी मंडी है उसकी जानिब आ रहे हैं। लोगों की ज़्यादा तादाद शहर के आसपास में लगी हुई गैर कानूनी माल मवेशी मंडी की जानिब जा रही है और उनके देहात का रुख कर रही है। यहाँ पर इन्हें कम रेट पर जानवर मिल जाते हैं। ज़राई की इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में दफ़े 144 लगी हुई है जो गैर कानूनी माल मवेशी मंडियाँ हैं, मगर ज़रिए इंतज़ामिया इन्हें कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। इस साल जो जानवरों की जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं।
और लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है। जी, इतनी एक्साइटमेंट नहीं है वैसे, नज़र भी नहीं आ रही, मतलब विजुअली भी आपको पता चल जाता है ना। ऑन टू AJK जहां हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज बुखारी। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की आमद है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो ज़िला भर में सरकारी सतह पर 4 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। ख़रीदारों की अगर बात की जाए तो मंडी में ख़रीदारों का जो रश है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई हैं। ख़रीदार ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बकरे की जो कीमत है वो कम से कम 50,000 से शुरू हो के 2 लाख रुपए तक बकरे की कीमत है। ज़िला इंतज़ामिया का भी यही कहना है कि लंपी स्किन की जो बीमारी है उससे लोगों को अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं महकमा लाइफ स्टॉक के वो लगाए गए हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर मीरपुर में जो मंडी की सूरत हाल है उसमें ख़रीदार कम हैं और जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। जी, बहुत अच्छे बकरे थे भाई कमा, ये वो बकरे हैं जो ज़बरदस्त किस्म के बकरे हैं। हाँ, बट ये बहुत महंगे, ये बहुत महंगे हैं। ये 70, 75, 65, हाँ वो वाला हिसाब होगा इनका। अभी हमें अपडेट करेंगे रहीम यार खान से मलिक असलम, वहाँ पे बताएंगे कि क्या चल रहा है भाई। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान की मवेशी मंडी में जो चौक बहादुरपुर के करीब जो है वाक़या है। यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने में आई है कि जो गुज़श्ता जो और हालिया दिनों में लिम्पी स्किन की जो जानवरों में बीमारी की लहर आई थी उसकी वजह से जो गाय के बछड़े हैं उनकी फ़रोख्त में नुमाया तौर पे जो है कमी जो देखने में आई है। बल्कि यहाँ पर मवेशी मंडी में बहुत ही ना देखने के बराबर जो है ये सूरत हाल है। जबकि जो भैंस के बछड़े हैं वो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं जो फ़रोख्त होने के लिए आए हैं। जबकि मजमूई तौर पर जो ग्राहक है उनका ये कहना है कि इनके रेट्स जो हैं वो हाई हैं। जबकि जो जानवरों के मालिकान हैं उनका ये कहना है कि हमने इनकी इतनी खातर मुदारत की है कि अपने जो वो रेट्स हैं वो नहीं मिल रहे, ख़रीदार बहुत कम है। ताहम इसके बावजूद मजमूई सूरत हाल है, लोग ख़रीदार भी आ रहे हैं और ख़रीदने वाले भी और फ़रोख्त करने वाले भी का भी जो है वो मुसलसल जो है इसमें जानवरों में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ताहम अभी ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला जारी है ताकि ईद के मौके पर जानवरों को कुर्बान किया जा सके। अच्छा, ये पीछे जो है ना मुझे संडे लग रहे थे कि संडे खड़े हुए, संडे इतवार वाला संडे नहीं। I'm like संडे मतलब संडे को तो ईद है। व्हाट संडा आर यू टॉकिंग? अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट संडा संडे तो संडा का है ना। भाई तो ये संडा अच्छी बात नहीं है ऐसी बातें करना, और अक्सर दोस्त एक दूसरे को डेरोगेटरी टर्म के तौर पे यूज होता है। हैं? सांड। चलो माशाल्लाह, संडे से हम सांड पे संडा पे गए। मतलब आई थिंक दे वर द मेल वर्जन ऑफ भैंस असल में। हाँ, पीछे जो थे रहीम यार खान में। अच्छा, अपने बकरों का नाम तो आपने बताया नहीं है इस बार। कोई नाम नहीं है। अभी हम दोबारा से हज बैतुल्लाह की बात करेंगे। हज इस्लाम बुनियादी सुतूनों में से एक है हमारे मज़हब का, और कोरोना वबा के बाद पहला मौका है कि इस साल भरपूर अंदाज में हज हो रहा है और 10 लाख से ज़ायद आज़मीन जो हैं वो हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। और इस हज की ख़ास बात ये भी है कि ये हज अकबर है, क्योंकि जुमे का हज है। और मक्का मुकरमा से रूह परवर मनाजिर जो हैं मुसलसल मेरे घर में तो हर वक्त अम्मा ने लगाए हुए हैं। आई एम श्योर कि आपके घरों में भी इन दिनों में एटलीस्ट यही मनाजिर और यही सूरत हाल है। दुनिया भर से आए मुसलमान इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मनासिक हज अदा कर रहे हैं और इसी मुनासिबत से हुज्जाज कराम के लिए आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा और खुतबा हज भी होगा। खुतबा हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप लोग नोट कर लें, ऑलमोस्ट 1:45 1 बज के टू बी प्रिसाइज 40 मिनट पर होगा। आज़मीन ने रात मिना में क़याम किया, इबादत, तिलावत और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहे। इसके अलावा नमाज फ़जर के बाद आज़मीन मैदान अरफ़ात से रवाना हो गए हैं और इस वक्त मुस्लिम दुनिया को इस्लामोफोबिया, अंदरूनी तनाज़ात, शिद्दत पसंदी समेत बहुत से मसाइल का सामना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब पर अपना खुसूसी करम करे अल्लाह पाक। अच्छा, ये सब आप सुना रहे थे और मैं सिर्फ मतलब ये वही बात होगी कि जिन जिन ने अपने घरों में ये लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, बराह रास्त ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप उसके अंदर बिल्कुल इस तरह घुस जाते हैं कि जैसे आप उसका हिस्सा बन गए, कि आप थोड़ा सा ये महसूस करना शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल है ये भी खुदा की तरफ से है कि वो फीलिंग आती है कि जैसे आप उधर ही हैं और आप भी अमल का हिस्सा हैं। खूबसूरत बात है। अच्छा, हमने
आपको पता है ये बहुत से लोग जो हैं वो गए हुए हैं हज पे, हमारे दोस्त अहबाब भी और कुछ सीनियर हुकूमती शख्सियात भी। चेयरमैन उलमा काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी हज की सआदत हासिल कर रहे हैं इस मरतबा। सो उनसे हमने कुछ वक्त लिया और कुछ देर पहले कुछ उनसे गुफ्तगू किए और उनसे कुछ सवालात किए, जिसमें सबसे पहले तो उनसे आज के दिन की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डालने के लिए कहा। सो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज रब्बे करीम की वो सआदत है जिसके बारे में हमारे आका व मौला सय्यदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और कुरान करीम में भी इस बात को वाज़ेह किया गया है कि जिसने हज किया और कोई उसमें झगड़ा ना किया और कोई किसी किस्म का फिस्क व फजूर ना किया, और आज के दौर में मैं कहूँगा कि गीबत और झूठ ना बोला, लोगों के पर जो जुल्म व ज़्यादती है, जो सितम है वो ना किया, तो कहा वो ऐसे ही है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज इतनी बड़ी सआदत है। अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें दोबारा कि कोरोना वबा के बाद पहला मौका है कि भरपूर अंदाज में जो है वो हज हो रहा है, तो लिहाजा हमने अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से ये भी पूछा, बल्कि उनको बताया कि हम मक्का मुकरमा से बड़े रौनक वाले मनाजिर जो हैं वो देख रहे हैं, तो एहसास होता है कि खुदा ने सुन ली और सब मामूल पे आ गया। तो उनका ये क्या कहना था, आप सुनिए। आज जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लग रही हैं और कोरोना की वबा के दौरान भी सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन अगर पेश न करूं कि उन्होंने जिस तरह हज बंद नहीं होने दिया। गुज़श्ता साल 60,000 लोग थे, उससे पहले 1,000 समथिंग और अब 10 लाख लोग हैं, तो ये बता रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने भी बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अगले साल भरपूर अंदाज से मुकम्मल हज होगा। और आज का हज का दिन हम सबको दावत दे रहा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल विदा को याद रखें, जहाँ इंसानियत का दर्स है, मोहब्बत का दर्स है, अमन का दर्स है और जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम के साथ देने का दर्स है। यही मेरी यहाँ मशाइर मुक़द्दसा से एक आवाज़ और सदा है और अपील करूँगा कि जो हमारे वतन के हालात हैं उसमें उमरा गुरबा का ख्याल करें, अपने ईद में गरीबों को भी शामिल करें। अच्छा, अल्लामा साहब से हमने भी पूछा कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इस्लामोफोबिया है, अंदरूनी तनाज़ात हैं, शिद्दत पसंदी जैसे मामलात हैं, फिर कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान में हमारे मुसलमान भाई हैं, मुश्किल सर्टनली हालात का शिकार हैं। तो क्या ये लोग भी, आई एम श्योर ये लोग भी, और इसके अलावा क्या मामलात हैं जो दुआओं का महवर होंगे, तो ये अल्लामा साहब ने हमें जवाब दिया। आज उम्मत मुस्लिमा जिन मसाइब और मसाइल के शिकार है जिसका आपने जिक्र किया, बिलाशुबा जो आज खुतबा हज होगा वो जो शख्सियत दे रही हैं, उन्होंने इस्लामोफोबिया हो, तौहीन नामूस रिसालत हो या बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बात हो, उम्मत के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बहुत ही अहसन अंदाज में पूरी दुनिया में काम किया है। इंशाअल्लाह इस साल हमें उम्मीद है कि मुस्लिम उम्मा के जो मसाइब और मसाइल हैं उनके हल के हवाले से बहुत संजीदा कोशिशें होंगी। इस्लामी ताउन तंजीम हो और राब्ता आलम इस्लामी हो या मुसलमानों की और तंजीमें, इस वक्त जो उम्मत के मसाइब हैं उनके हल के लिए खा वो मसला कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो और आज भी अरफात के मैदान में सब मजलूमों के लिए दुआ होगी। थैंक यू अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त दिया हमें, कुछ देर पहले हमने इनसे गुफ्तगू की थी। अच्छा, आपको पता है इतना मसरूफ स्केड्यूल होता है, सो टाइम निकालना अच्छा, बहुत से विजुअल्स की हम बात कर रहे हैं और फिर बड़ा अच्छा लगता है किसी का आंखों देखा हाल हो और साथ साथ वो आपको बता भी रहे हैं। तो शोएब अख्तर हमारे सेलिब्रेटेड क्रिकेटर, वो भी फास्ट बॉलर पहुँचे हुए हैं और वो भी हज कर रहे हैं और उनकी अगर इंस्टा स्टोरीज देखें ना तो बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली, बिकॉज वो बिल्कुल लम्हा ब लम्हा लिटरली वो जो उनकी एक बुलेट ट्रेन लगी हुई है ना ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी बैठते हुए उनकी वीडियोस, यू एक्चुअली गेट अ सेंस कि क्या हो रहा है।
तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू अदर थिंग्स, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो नया मैदान जंग पंजाब में सज गया है, जहां पहले 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और इसके बाद 22 जुलाई को पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा और दोनों जमातें जो हैं वो भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। नून लीग की इलेक्शन मुहिम मरियम नवाज़ शरीफ और PTI के इलेक्शन कैंपेन की क़यादत ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं और इस वक्त उनके एतमाद का ये आलम है कि कप्तान ने 20 की 20 नशिस्तें जो हैं वो जीतने का दावा कर दिया और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 20 में से 20 बाई इलेक्शन है। मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे कि 20 में से इंशाअल्लाह 20 सीटें इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। जाने जी, वो तो बहुत पूरी उम्मीद है। इमरान खान को लगता है कि शहबाज हुकूमत में आवाम पर बोझ में इजाफा हुआ महंगाई के और इससे उनकी मकबूलियत बढ़ी है, एज़ एन इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी है। दिलचस्प बात ये भी है कि एक तरफ इमरान खान 20 सीटें जीतने के दावे कर रहे हैं, उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात भी, वो सिलसिला भी चल ही रहा है। हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते, ये सिर्फ अंपायरों को साथ मिला के हमें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कल किए गए फैसले अलग कहानी सुना रहे हैं। ECP ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 अरकान जो हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनसे हलफ भी ले लिया है और अब पंजाब असम्बली में PTI की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो गई है। और इसके अलावा वो इलेक्शन कमीशन ने एक और अहम हुक्म जारी किया है, जिसके तहत वज़ीर आला पंजाब के रोशन घर प्रोग्राम, जिसके तहत पंजाब में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी की जानी थी, उसे 17 जुलाई तक मुअत्तल भी कर दिया है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सारे फैसले मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मरियम नवाज़ ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान की की अना को तस्कीन पहुंची है। अज़मा बुखारी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहब, इमरान खान कह रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात में 20 की 20 नशिस्तें वो अपने नाम कर लेंगे। इस वक्त वो एक मकबूल तरीन लीडर हैं, उनका दावा है। फिर इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तें भी उन्हें दे दी हैं और कमीशन ऑर्डर के बाद हुकूमत वो सब कुछ नहीं कर सकती जो हुकूमत की ताकत जो है वो मानी जाती है। तो फिर क्या आप लोग तैयार हैं सबको फेस करने के लिए? खान साहब का दावा जो है या उनकी उम्मीद सच भी हो सकती है? इमरान खान साहब को आदत है, उनको हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल करना है, इदारों को कंट्रोवर्शियल करना है, हर प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल करना है। आपको याद होगा कि वो 35 पंक्चर और वो उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर और पता नहीं क्या क्या। सो वो एक जो है वो अगर वो 20 के 20 इलेक्शन जीत जाए तो इलेक्शन फेयर होगा, वरना याद रखिएगा 18 तारीख को आप और हम सुनेंगे कि ये जो है वो इलेक्शन फेयर नहीं हुए। जब हम अपोजिशन में थे हमने तब भी तमाम बाई इलेक्शंस जीते थे और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जीते थे और ये पाकिस्तान की वो हुकूमत है जो सबसे ज़्यादा बाई इलेक्शंस हारी है दौरे हुकूमत में होते हुए। सो इसलिए हमें आवाम की ताकत पे एतबार है, हमें किसी और ताकत पे ना हम एतबार करते हैं ना हमें उसकी ज़रूरत है। और जो 5 नशिस्तों की जहाँ तक बात है, हमने उसको चैलेंज किया हुआ है कोर्ट के अंदर और हमारा नैरेटिव बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि एक बड़ी तादाद में जो डी सीट हुए हैं लोग और 20 सीटों पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जनरल जो नशिस्तें जीती जाती हैं जिस पार्टी जो जीती है उसके तनासब से दी जाती हैं और पंजाब असम्बली में ये तनासब 4-1 का है, यानी 4 मर्दों की सीटों के ऊपर एक औरत की सीट जो है वो बनती है। सो इस हवाले से अभी चूँकि 20 सीटें इन क्वेश्चन हैं उसके ऊपर जो है वो PTI को रिज़र्व सीट्स दे देना
ये हमारे मुताबिक ये मुनासिब नहीं है, ये इलीगल है और इसीलिए हम कोर्ट में गए हुए हैं। हज़मा साहिबा, आप बड़ी कॉन्फिडेंट हैं कि आवाम जो है वो सब देख रही है, लेकिन आवाम बहुत कुछ भुगत भी रही है क्योंकि तमाम सियासी नौयत के चैलेंज निपट भी जाएँ। इससे तो इनकार मुमकिन नहीं कि लोड शेडिंग और महंगाई जैसे मसाइल की वजह से आवाम मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं है। ये आप लोगों को समझनी चाहिए ये बात। तो आपको नहीं लगता कि मुश्किल माशी फैसलों के जिस सियासी नुकसान का खदशा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बताते रहे हैं, कह रहे थे, वो सबसे पहले तो हमजा शहबाज को भुगतना पड़ सकता है? जी आप दुरुस्त कह रही हैं। यकीनन लोड शेडिंग और महंगाई बिल्कुल वो मामलात हैं जिससे इस वक्त आम आदमी जो है वो नबर्द आज़मा है। लेकिन ये बात देखने की है कि ये तोहफे हमारे दिए हुए नहीं हैं, ये इमरान खान साहब के दिए हुए तोहफे हैं। और मैं ये वो नहीं, इमरान खान जैसे हर बात पिछली हुकूमत पर डाल दिया करते थे, मैं वो बिल्कुल उसको बाय नहीं करती। लेकिन ये अपनी जगह तो एक फैक्ट है कि इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ मुआहदे किए, जो वो साइन करके आए पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, जो बिजली को महंगी करने के हवाले से और फिर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, यहाँ तक आप इनकी नालायकी का आलम देखिए कि जो पावर प्लांट्स टाइमली कंप्लीट होने थे उनको कंप्लीट नहीं किया और 18 से ज़्यादा पावर प्लांट्स जो हैं वो मेंटेनेंस ना होने की वजह से बंद पड़े थे और उनको आके हमने शुरू किया है और अब लोड शेडिंग के हालात बहुत बेहतर हैं। सो इसलिए मुझे कतन कोई जो है वो ये कहने में मज़ायका नहीं है और हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं क्योंकि आम आदमी इन तमाम बातों को समझता है। ये मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है और आम आदमी को मालूम है कि IMF के जो मुआहदा है उस पर साइन कौन करके आया है। ये आम आदमी को मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से रोका है। हमने सख्त फैसले ज़रूर किए हैं लेकिन अब अच्छे फैसलों की बारी भी आ रही है, अच्छे फैसलों का टाइम भी आ रहा है। अच्छा, ये सूरत हाल तो है लेकिन लेट्स सी आवाम क्या फ़ैसला करते हैं। अज़मा साहिबा, मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत जिन हालात में कायम हुई है, अब वो लिटरली 2-4 वोटों की ही बरतरी होगी, अगर होगी भी तो। अगर ज़मीनी इलेक्शन में कुछ जीत गए तभी ये सब कुछ मुमकिन है। इस तरह की सूरत हाल में निज़ाम चल सकता है, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? मतलब बेहतर तो यही है कि ज़रा बेहतर मैंडेट के साथ आएँ और फिर हुकूमत भी करें। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप अभी भी स्टैटिस्टिक्स देखिए तो जो 5 रिजर्व सीट्स PTI को मिली हैं जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे मुताबिक इलीगल है, वो अगर अभी वो काउंट भी कर ली जाए हाइपोथेटिकली PTI के काउंट में, तो अब भी हम 3 वोट ज़्यादा हैं और अभी 20 सीटों का फ़ैसला होना है। और ये तो इमरान खान साहब की जो है वो खाम ख्याली है कि उनको 20 की 20 सीटें मिल रही हैं। मैं समझती हूँ कि इस इलेक्शन के बाद हम एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी में जो है होंगे। 186 का गोल्डन नंबर जो है वो भी इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे और अचीव करने के बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक मजबूत हुकूमत होगी और वो तमाम काम, वो तमाम इक़दाम जो आम आदमी की बेहतरी के लिए वो करना चाहते हैं, वो जो आटे के हवाले से सब्सिडी की बात हो, वो जो बिजली है उसको 100 यूनिट जो फ्री बिजली उन्होंने देने की कोशिश की थी और ये बदकिस्मत लोग ये हैं, अपने दौर में भी कुछ नहीं कर सके और अब जब PMLN की हुकूमत कर रही है तो तब भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और फ्री अद्वियात की बात हो, जो उन्होंने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मुफ्त अद्वियात और टेस्ट जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो ये तमाम वो आम आदमी की तकलीफ़ को दूर करने का जो एक मिशन है वो पंजाब हुकूमत बहुत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह इस 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद दोबारा से जो है वो उसको शुरू करेगी और एक मजबूत हुकूमत के साथ सामने आएगी। लेट्स सी कि वो गोल्डन नंबर 186 का जो आप कह रहे हैं कि आप अचीव कर लेंगे वो हो पाता है नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में बहुत दिन रह नहीं गए हैं लेकिन सियासी माहौल जो है वो गर्म है ऑलरेडी। बारिशों के बावजूद सियासी गर्मा गर्मी पर्टिकुलरली इन हलकों में जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होना है वहाँ महसूस की जा रही है कि अमरीका पाकिस्तानी बरामदात की बहुत बड़ी मार्केट है और अमरीका को पाकिस्तानी बरामदात का हुजम $5 अरब से ज़ायद है और दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। और इसी सिलसिले में अमरीकी सदर जो बाइडन के तजारती और माशी अमूर के खुसूसी नुमाइंदे जनाब दिलावर सैयद पाकिस्तान दौरे पर हैं। यहाँ बता दें कि दिलावर सैयद साहब पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हैं। वो 1989 में अमरीका गए थे और आज वो अमरीकी इंतज़ामिया के अहम तरीन रुकन हैं। दिलावर सैयद साहब से हमने एक खुसूसी इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया आपके लिए। Let's watch it together. Let's watch it.
बहुत ही ख़ास मेहमान अमेरिका से हमारे पास मौजूद हैं, दिलावर सैयद साहब, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं कमर्शियल एंड बिजनेस अफेयर्स के। बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन फिर भी समहाउ हमने इनसे कुछ कोशिश करके टाइम ले लिया है। थैंक यू दिलावर साहब, होप यू वेल। कैसा गुजर रहा है पाकिस्तान में सो फार आपका ट्रिप? I'm always energized. जब भी मेरा पाकिस्तान आना होता है, it feels back home. Energized. I've been here for a week. इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और अब शहर कायद में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं. But this trip is all about steering हमारी जो relationship है back on economy and commercial. अच्छा, अभी हमने शुरू में भी बात की पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे, डिफरेंट सतह के ताल्लुकात रहे, लेकिन पर्टिकुलरली हमारा फोकस यहाँ इकोनॉमिक और ट्रेड और बिजनेस रिलेशनशिप पे होगा। ये भी दे गो अ लॉन्ग वे, अब 75 साल प्रिसाइसली हो गए हैं। अभी अमेरिका और पाकिस्तान की कोऑपरेशन या शराकत दारी किस सतह पे है, किस लेवल पे है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अब्दुल्ला, और इस वक्त मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स शेयर करूँगा जो आई एम श्योर योर सामीन वुड अप्रिशिएट। नंबर 1, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ी एक एक्सपोर्ट मार्केट है। सो नॉट ओनली दैट, वी हैव अ ट्रेड सरप्लस, पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस विद द US। दैट मीन्स कि हम ज़्यादा चीज़ें अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं बजाय के इंपोर्ट करने के। पिछले साल दोनों मुल्कों का ट्रेड वॉल्यूम अबाउट $8.9 बिलियन है। So those are two main things, which gives you a sense के that is the strength of our relationship. अमेरिका पाकिस्तान का सबसे one of the largest foreign investor भी है। लास्ट ईयर आई थिंक जो सरमायाकारी आई है अमेरिका से वो तकरीबन 160 मिलियन डॉलर्स की है। नाउ आई फील कि फॉर अ कंट्री एज बिग एज दिस 22 मिलियन लोग जो हैं जिसकी आबादी है उसकी, you look at the breadth of opportunity here, it's too small. We have to grow this relationship. We have to deepen our partnership. कुछ एरियाज़ में हमारे काफ़ी काम चल रहे हैं एनर्जी में, जैसे सिंध में विंड फार्म्स हैं जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने फाइनेंस किए हैं। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत सपोर्ट है। टेक्नोलॉजी की जो बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं। बहुत से बाकी शोबों में वुमेन एम्पावरमेंट में US का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा फॉर एवरीडे लिविंग 80 अमेरिकन कंपनीज़, US कंपनीज़, US ब्रांड्स operate in Pakistan. They employ 120,000 Pakistanis and well-paying jobs. 1,20,000 वो जॉब जो हैं एटलीस्ट 10 से 15 लाख हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करती हैं, ख़ानदानों को सपोर्ट करती हैं। स्टिल आई थिंक दैट्स अ लो बेस, वी हैव टू जंप स्टार्ट। सो मेरा ये जो विज़िट हुआ है पाकिस्तान में, जो एक बड़े सालों बाद एक इकोनॉमिक फोकस पे विज़िट हो रहा है, उसका मकसद ये है कि हम अपनी रिलेशनशिप को स्टीयर करें ऑन ऑल थिंग्स बिजनेस, ऑल थिंग्स इकोनॉमी एंड ऑल थिंग्स कमर्शियल। टेंशन आपकी ज़बरदस्त है, ऑफ कोर्स आपकी मुलाकातें भी बहुत यहाँ हुई होंगी। आई मीन वी कैन इमेजिन कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह से हों, लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स से जो आपकी मुलाकातें हुई हैं, क्या आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं? अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें, किस तरह ये जो आपका विजन है इसको आगे लेके किस तरह चलना है? डिड यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल जो बिल्कुल अग्री करें आपकी बात से या आपके विजन से, आपके आइडियाज़ से? Absolutely. So Huma, a good question. They came business people, serious seasoned business people want to grow business. That's why they do business. So of course, जब आप बात कर रहे हो आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट के साथ, तो people want to find ways to grow more. Sure. I'll give you a couple of examples. मेरी मीटिंग्स हुई हैं टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साथ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री लाहौर में। एंड पाकिस्तान की टोटल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जो एक्सपोर्ट्स हैं ओवरऑल वो तकरीबन 20 बिलियन के हिसाब से हैं। बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स आर अबाउट 45 बिलियन राइट नाउ, सो 20 और 45, और ये मेरे नहीं ख्याल कि ये हालात थे बिटवीन द कंपैरिजन दोस टू कंट्रीज़। These textile leaders are very clear that they have to grow fast. So one of the things we discussed a lot was diversifying their products. बहुत सा इंहिसार होता है कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर, but up to this you can have a non-cotton material. So we discuss how can Pakistan go back up in terms of its exports of cotton, which is one of its largest exports. So इस तरह ही कुछ areas में जिसमें हमने बात की, and third of course technology. Before I joined Biden administration, मेरा ताल्लुक टेक सेक्टर से है, I'm a tech entrepreneur.
And I feel very, very strongly कि पाकिस्तानी startups definitely पूरी दुनिया में एक leadership उनकी हो सकती है. There is no reason कि we can't have a global software company coming out of Pakistan जो export कर रही है. अभी इस वक्त पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी एंड IT इंडस्ट्री की टोटल एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन 2 से $2.5 बिलियन हैं. That's very small. There is no reason that cannot be $15-20 billion in just a matter of few years. Certainly, आप बड़ा अच्छा इरादा है, बड़ा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर स्पेसिफिक हो जाएं, जैसे कि हमारा इंपोर्ट बिल आपके सामने है, हम कुछ नहीं बन रहा होता तो चीज़ें इंपोर्ट करके खाना भी शुरू कर देते हैं, कंजप्शन भी शुरू कर देते हैं. हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब हमें टेक्नोलॉजी मिले और फिर हम यहाँ अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगाएं. फॉर इंस्टेंस सोलर पैनल्स ही हो गए, मतलब वी कैन इम्पोर्ट सोलर पैनल्स, बट एट द सेम टाइम वी शुड इम्पोर्ट दैट वेरी टेक्नोलॉजी जो कि सोलर पैनल्स यहाँ बना सके. और स्टार्टअप्स की आपने बात की, हम हमारे स्टार्टअप्स को अच्छी सीड मनी भी मिलती है, सब कुछ होता है. किस तरह से हम उस पर्टिकुलर को सेटअप को बढ़ा सकते हैं? Let me start with the startups first, क्योंकि वो मेरा शोबा है, तो let me go there first. देखिए, at the end of the day you have to create good products. आप अच्छी मसनूआत बनाएं, दुनिया खरीदेगी. And this has been my message to Pakistani entrepreneurs everywhere, that if you create a great product, people will use it. आप देख लें, technology ने has changed our lives. The way we commute, the way we order food, everything, the way we buy products. These are the products were created in where I am based. I was based recently in Silicon Valley, and the whole world adopted it. I was at the National Incubation Center in Karachi. I met these amazing entrepreneurs, and some of them are creating pretty innovative products. Yes. If they can deliver on the actual, commercial, actually they can deliver on the scaling of their companies, there is no reason the world won't buy it. So that is on Pakistani entrepreneurs, right? And that is also on the industry here to support them, to mentor them. We'll be there along the way. USAID has number of entrepreneurship initiative related efforts. हमने सैकड़ों ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है मुल्क के पसमानदा इलाकों में. So we'll be there along the way. Pakistani American diaspora, and they're Americans, right? They'll be there along the way. Many of them are investors. So that's what has to happen, but that innovation has to come from the country. With respect to, जैसे आपने बात की अब्दुल्ला solar panels की, obviously Pakistan should do it. I mean, again, they should employ the technology, manufacture. Many of these products are now near commodity, right? They don't have the novel IP, जो कोई इतना बड़ा issue है. But the country has to step up in terms of investing in that manufacturing and take the initiative, right? एक मेरा message रहा है with my, the business folks that I met here. Try to get out of your comfort zone. There is, when you have a large country and large consumer base, you can just create products and it's a good cash cow. That's where the success lies. But you have to go after things that are a little bit more risky, but if you can do them right, it can give you much more potential to grow. अच्छा, comfort zone की आपने बात की है. हमने देखा है कि अमेरिका में भी देखा है और ग्लोबली भी हमने देखना है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक चैलेंज रहा है. बेशक वो अमेरिका हो या एक डेवलपिंग नेशन लाइक पाकिस्तान हो, कहीं भी हो. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स से हम लोग सीख सकते हैं और एम्प्लॉय कर सकते हैं पाकिस्तान में? ऑब्वियसली आपकी इतनी मुलाकातें हुई हैं, आपने ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स का जिक्र किया है. क्या ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि हम अडॉप्ट करें तो हमारी ख़वातीन काफ़ी आगे जा सकती हैं, जस्ट लाइक द US? I'm so glad you asked this question. I think पूरी दुनिया इस वक्त जो है it can do more when it comes to women participation in workforce, when it comes to women's economic empowerment. पाकिस्तान में 52% आबादी औरतें हैं और पाकिस्तान would not succeed until its women succeed. True. Simple. We believe that. Or there are two things. One is, let me start with the economic side of things, and then I'll talk about the cultural part a little bit. And as a Pakistani American, I'll share that with that view as well. जहाँ तक economic चीज़ की बात है, I met with a number of women in Islamabad, and उस meeting में I would never forget the examples I heard from these women entrepreneurs in terms of उनको क्या challenges दरपेश होते हैं जब वो बैंक जाती हैं, even loan apply करने के लिए. बिल्कुल, that's true. And I'll tell you, Huma, ये ख़वातीन were women of means. I shudder to think what happens to women who are not women of means.
So when I had a meeting today with the acting governor, Syed Murtaza Hussain Shah Sahab, I said to him, you gotta keep working on this, and we'll support you. And they are looking to improve, some situations for women's access to capital. So there is no reason women cannot run or do businesses that men are doing, but we do see a significant disparity in terms of access to basic capital. Culturally, I would say there's also needs to be a shift. I mean, I definitely see a lot more women in the workforce. You can just see it visibly. But it needs to be more. I think as parents, as families, we have to encourage from a very young age that you can be whoever you want to be. You know, this country has produced some amazing women leaders. This country has produced Fatma Jinnah. This country has produced Benazir Bhutto. And there are many, right, who have led the way. And we need to believe in our daughters and our sons equally. And so, but wo cheez badi jaldi shuru hoti hai, right, is when you are raising a child and you are shaping their worldview. And that's on the society as a whole. सोच भी बदलने की चलें, काफ़ी बातें हो गई काम की। लास्टली हम आपसे पूछ लें कि पाकिस्तानी कोई भी हो, पाकिस्तान जब वापस आते हैं ना, कोई एक चीज़ होती है जहन में जो बड़ी याद आ रही होती है और जो स्केड्यूल में होती है लिखी हुई कि ये तो करना ही है, ये तो खाना ही है। So what was that thing for you? कुछ कहीं किसी जगह को विजिट करना या कोई टेस्ट आपको याद आ रहा हो? ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि there's so many things. No, there's so many things, but also ये मेरा ऐसा ऑफिशियल स्केड्यूल था कि everything was regimented and I couldn't quite get out. But I was here during mango season, so I am glad that I got to have great mangoes everywhere. आपने कोई जानबूझ के ये महीना चुना था कि मैं आम भी खाता आऊँगा? सीजन में आऊँगा. This was a deliberate trip, so the timing was deliberate because of many reasons. ज़बरदस्त. Thank you, Dilawar sahab. Keep doing what you're doing. और उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिशें रंग लाएं और पूरी दुनिया के लिए वैसे ही बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैं. Thank you so much for being here. Thank you. चलें जी, लेट्स सी कि कोशिशें जो की जा रही हैं अमरीकी हुकूमत की तरफ से, ये वैसे तो बड़े अरसे से सिलसिला चल रहा है, इसमें और क्या कुछ एडअप होता है और क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आपने एक बात देखी, हमारे जो आम है ना, वो किसी को भी खींच के पाकिस्तान, ये जो मौसम है, ये जो महीने होते हैं ना, बड़ी बड़ी दुनिया जी गर्मी को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखती, कहते हैं जी आम है तो हमारे हैं। मतलब किसी कमरे में आमों की खुशबू होना तो आप सब भूल जाते हैं, अपने गम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। अब बहुत आपने अच्छी बात की, मूड अच्छा हो जाता है। बात ये है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान जिस बम ने सारी दुनिया को मुतासिर किया ना, वो क्या है? महंगाई का बम। और सबसे ज़्यादा मुतासर इसमें गरीब ही हुआ है। मतलब एक स्टोरी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, लिटरली बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है कि एक पकौड़ा फरोश है, वो अपनी पकौड़ों की दुकान इसलिए बंद कर बैठा क्योंकि तेल की कीमतें आपने देखी हैं, अशिया की कीमतें आपने देखी हैं। मतलब ही कैन नॉट इवन अफोर्ड टू सेल पकौड़ास, क्योंकि इतनी महंगाई के बाद उसकी पकौड़े की कीमत, उसके इर्द गिर्द उसके खरीदार, उसके कस्टमर वो तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने सोचा मैं क्यों फिर महंगे पकौड़े बेचूं और बेईमानी तो मैं करूंगा नहीं, तो उसने दुकान ही बंद कर दी। मतलब और ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो लोगों को बिल्कुल ख़त्म करने पड़े हैं। अतारिक अबुल हसन ने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई है, लेट्स वॉच इट टुगेदर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही हर चीज की कीमत में ऐसी आग लगी कि लोगों का घरेलू बजट जलकर खाक होने को है। गरीब तो गरीब, अच्छों के छक्के छूटे हुए हैं। कराची में सूरत हाल के बेशुमार मुतासरीन मिलेंगे, मगर शाह फैसल कॉलोनी के जाहिद उस लल्लू पकोड़े वाले की बात ही और है। यहाँ बहुत मशहूर है पकोड़े वाला, लल्लू पकोड़े वाला। जी, लल्लू पकोड़े बंद कर दिया है, क्यों बंद किया इसने? बंद भाईजान असल में तेल की वजह से किया, ऑयल की वजह से ना। ऑयल के रेट बहुत ज़्यादा अप हो गए थे और वो 20-30 के माशाल्लाह इतने सारे पकोड़े दे देता था। लल्लू पकोड़े वाला बहुत शरीफ आदमी था, महंगाई से डरता भाग गया। ऑयल का रेट बढ़ा, वो भाग गया। इतना रश माशाल्लाह उस पर लगता था, काफ़ी बंदों की रोज़ी उसके साथ चल रही थी, बहुत लड़के मुलाजम थे उसके पास। कैसे ही ऑयल का रेट बढ़ा, उसने वो छोड़ के चला गया। कहता अगर मैं रेट बढ़ाऊंगा तो लेगा नहीं कोई भी, मेरी बेइज्जती है। अभी वो इधर से चला गया बेचारा, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा हमारे पास एक जरिया था, बारिश हो जाती जिस तरह अभी का मौका। एक पकोड़े वाले के लिए ग्राहकों का ऐसा तजस्सुस देखकर टीम जियो ने जाहिद उस लल्लू पकोड़े वाले को ढूंढ निकाला। रोज का जो है वो तुम्हारा कितना ऑयल लगता था, जो तुम कह रहे हो कि महंगा हो गया, ऑयल तुम नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे? रोज का मेरा तकरीबन 52-55 किलो 4 कनस्तर लगता था। 3 कढ़ाई होती थी। 3 कढ़ाइयों में तुम एक वक्त में पकोड़े बनाते थे? हाँ, एक आग तो कभी गिना नहीं है। ये है कि
1.5-2 किलो शोपर लगता था, उससे अंदाज़ा लगा लें। उनका हाथ बहुत खुला था। सबसे बड़ी बात ये थी कि 20 के आप लेंगे ना तो 2 बंदे खा लेंगे, हालांकि 20 के आज के दौर में मिलते नहीं है। मामला सिर्फ पकौड़ों की जायद मिकदार का नहीं, लल्लू के पकौड़ों का जायका भी अपनी मिसाल आप था। पूरी कराची में कहीं भी उनके जैसे पकौड़े नहीं मिलते थे, वो एकदम अंडरग्राउंड हो गए, नजर ही नहीं आते। हम बहुत खाते थे उनके पकौड़े, उनके घर पे भी गए थे लेकिन वो मिले नहीं हमें। महंगाई आई तो 400 रुपए किलो में बनने वाले पकोड़े 800 रुपए तक जा पहुँचे। क्लाइमेक्स उस वक्त आया जब एक बच्चे ने 10 रुपए के पकोड़े मांगे। लल्लू की समझ में नहीं आया कि 10 रुपए में क्या दे। उसी लम्हे ख्याल आया कि ऐसे धंधे का क्या फायदा जो बरकत डालने वाली सखावत और गरीब ग्राहकों का इम्तिहान बन जाए। इसलिए उसने दुकान बंद की और गायब हो गया। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा अच्छा बंदा काम बंद कर दे, फिर फायदा नहीं है ना। 2 ग्राहक आएंगे, उसमें 10-20 वालों को हम मना करेंगे, कोई कस्टमर आए उसको मैं 20 वालों को बोलूँ नहीं है, तो फिर वो हमारे समझ में नहीं आता है। 10 से शुरू होते थे, जितने का भी ले लें, जो 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, जिसकी जो है मना नहीं करते थे। और अगर बच्चों को मना करते तो फिर फ़ायदा नहीं है ना ऐसा काम करने में। लल्लू की परेशानी गलत नहीं, उसके कई ग्राहक ऐसे थे जो 50 रुपए के पकोड़े, रायते और रोटी के साथ खाते और यूं 5-6 अफराद के खानदान को एक वक्त का सस्ता तरीन खाना मिल जाता। बच्चे तो बहुत याद कर रहे, घर आ रहे ढूंढने। इंशाल्लाह अब आएंगे दोबारा वही सेटिंग रखेंगे, जो पुरानी सेटिंग थी ना, जिस रेट पे चला रहे थे, कोशिश है वही रेट रखेंगे। सवाल यह है कि कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने वाली हुकूमत को भी अवाम का इतना ही ख्याल है जितना लल्लू पकोड़े वाले को अपने ग्राहकों का। कैमरामैन महबूब अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। यार लल्लू भाई को दोबारा से सीन ऑन करें। मैंने खाए भी नहीं और दुकान भी बंद हो गई। और क्या लाजवाब, शक्ल से ही लग रहे हैं लाजवाब। सो आई एम श्योर कुछ हिसाब किताब बनाएं। थोड़ी सी कीमत आपको सर्टनली बढ़ाना तो पड़ेगी, लेकिन आप ये दुकान बंद ना करें। मूड चेंज कर रहे हैं फ़ौरन से, क्योंकि परसों ईद है और ईद पे तो हमने इंशाल्लाह बहुत कुछ खाना पीना है। तो ईद पे हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना एक स्नैपशॉट टीजर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही अब आपको मिलेंगे संडे को और ये देखते जाइए। और ये देखेंगे तो ईद वाले दिन तो आपने कहीं हिलना ही नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर गोइंग टू बी वॉचिंग एंड वील बी विद यू। ईद मुबारक ऑलरेडी कह दे इन एडवांस एंड खुदा हाफिज़।